आज सुबह जब मैं अपने दफ्तर श्री लक्ष्मी इंटरप्राइजेज में दाखिल हुआ तो एक खुशगवार सी महक ने मेरा स्वागत किया। देसी घी में तली मिठाई की यह खुशबू सीधी मेरे नथुनों से होती हुई मेरे दिल तक पहुंची। मेरी मेज पर गर्मा गर्म रस भरे गुलाब जामुन और दूध से बनी मुलायम बर्फी पड़ी थी। मिठाई का मैं हमेशा से ही शौकीन रहा हूं और खास तौर पर जब सुबह सुबह ऐसे किसी दावत से वास्ता पड़े तो मेरे चेहरे पर एक विस्तृत मुस्कुराहट फैल जाती है। मैंने फौरन एक गुलाब जामुन उठाया, उसकी नरमी और मीठी खुशबू को महसूस किया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। जुबान पर रखते ही वह गुलाब जामुन घुलने लगा और उसका जायका रग रग में उतर गया। तभी एक गूंजदार हंसी मेरे कानों में पड़ी। ये रमेश था, हमारे दफ्तर का पुराने वक्तों का प्यून, जो हमेशा किसी न किसी की टोह में लगा रहता था। उसने मुझे मिठाई खाते देखा तो मुस्कुराकर बोला, साहब पहले पूछ तो लेते, ये मिठाई किस चीज की है। उसकी आवाज में एक हल्का सा तंजिया रंग था जिसे मैंने फौरन भांप लिया। मैंने अब्रू उचकाकर पूछा, हाँ बोलो, क्या है खास? आज किसने खुशी का इजहार किया है? रमेश ने अपनी कमीज के कॉलर को ठीक करते हुए कहा, आज अक्षय जी ने नया घर खरीदा है, उसी की खुशी में मिठाई बांट रहे हैं। वह भी कोई छोटा मोटा नहीं, पुणे के पौश इलाके में एक शानदार फ्लैट। अक्षय मेरा ही हमउम्र और हमरतबा साथी, जिसकी तनख्वाह मुझसे ज्यादा नहीं थी, इतनी जल्दी अपना घर कैसे ले सकता है? ये खबर मेरे लिए किसी बम के धमाके से कम नहीं थी। मैंने उसकी तरफ देखा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी फातिहाना मुस्कुराहट थी। मेरा दिल अंदर ही अंदर डूबने लगा। मैंने फौरन अपने तासुरात को छुपाने की कोशिश की, चेहरे पर बेतासुरी लाया, मगर रमेश की तेज नजरों से बच न सका। उसने एक तंजिया नजर मुझ पर डाली, जैसे वह मेरी अंदरूनी कैफियत को भांप चुका हो, और फिर वहां से चला गया। लंच टाइम में हम सब दफ्तर के कैंटीन में एक साथ बैठे थे, जो हमेशा गपशप का मरकज होता है। आज माहौल कुछ ज्यादा ही चहल पहल वाला था, क्योंकि अक्षय की घर खरीदने की खबर हर एक की जुबान पर थी। मुझे देखते ही मेरा दोस्त सुनील, जिसका मिजाज कदरे तंजिया था, कहने लगा, अरे आर्य, तुम कब तक किराए के घरों में ठोकरें खाओगे? हमारे ग्रुप में तो सबके अपने घर हैं, कोई बंगला ले रहा है तो कोई फ्लैट। तुम इतना कमाते हो, न जाने कहाँ उड़ा देते हो। उसकी बात सुनकर मेरे दिल पर गोया आरी चल गई। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी को चालू करें। इस पर राजेश, एक और दोस्त जो हमेशा सुनील की हाँ में हाँ मिलाता था, हंसते हुए बोला, अरे ये रहता भी तो अकेला है ना, न जाने इसकी रकम कहाँ जाती है। हम भी तो फैमिली वाले हैं, बीवी बच्चे हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं और खैर से पैसे जमा करके नया घर भी बना लिया। क्या पता ये किन चक्करों में पड़ा रहता है। उनकी बातें मेरे कानों में सीसा पिघलाकर डाल रही थीं। मैंने उन्हें देखा, उनकी आंखों में न कोई हमदर्दी थी और न ही कोई शर्मिंदगी, बस एक गहरा तंज था जो मुझे अंदर से खोखला कर रहा था। मेरा दिल बेतहाशा दुखा, मगर मैं क्या जवाब देता? खामोशी ही मेरा वाहिद हथियार थी। मैं आहिस्ता से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। जी चाहा कि अपनी बेबसी पर चीख चीख कर रो दूं, मगर जब्त की जंजीरें मुझे रोके हुए थीं। दफ्तर से छुट्टी का वक्त हुआ और मेरी रूह पर पड़ा बोझ मजीद गहरा हो गया। तभी बॉस मिस्टर गुप्ता ने मुझे अपने केबिन में बुलाया। अफसुर्दगी के आलम में डरते डरते मैं उनके केबिन में गया। दिल में तरह तरह के वसवसे आ रहे थे। कहीं नौकरी से तो नहीं निकाल दिया? काम भी तो ठीक कर रहा था। उन्होंने खामोशी से एक नोट मेरे हाथ में थमा दिया। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने जल्दी से नोट खोलकर देखा और मेरी खुशी की इंतहा न रही जब मैंने पढ़ा कि बॉस ने मेरी तरक्क की प्रमोशन कर दी थी, और सिर्फ तरक्क की ही नहीं बल्कि मेरा तबादला ट्रांसफर भी दूसरे शहर पुणे में कर दिया था। पुणे, एक ख्वाबों का शहर। मैं तो खुशी से फूले न समाया। मेरे होंठों पर एक गहरी मुस्कुराहट फैल गई, आंखों में चमक आ गई। बॉस का शुक्रिया अदा किया और अपने तमाम साथियों पर एक आखिरी अलविदाई नजर डाली। इस नजर में न कोई दुख था और न कोई गुस्सा, बस एक सुकून था कि अब ऐसे लोगों से मेरा वास्ता नहीं पड़ेगा जो भरी महफिल में किसी की इज्जत उछालते हैं। मैंने सुकून का सांस लिया, जैसे बरसों का बोझ मेरे सीने से उतर गया हो। घर आया तो मालिक मकान राजू भाई दरवाजे पर खड़े हस्ब ए आदत अपने तई इक्तिदार दिखा रहे थे। उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख था और वह अपनी भारी मूंछों को ताव दे रहे थे। कहने लगे, हाँ आर्य साहब, 2 महीने का किराया तुमने अभी तक अदा नहीं किया, क्या ख्याल है? ये कोई धर्मशाला नहीं है। उनकी आवाज में सख्ती और तजहीक दोनों थीं। अगले ही पल, बगैर किसी हिचकिचाहट के, मैंने अपनी जेब से पैसे निकाले और 2 महीने का किराया उनके मुंह पर मारा। मैंने साफ अल्फाज में कहा, राजू भाई, ये लो अपना किराया और आज ही से ये घर खाली है।
वह हैरत से मेरी तरफ देखने लगे। जल्दी जल्दी में मैंने अपना सारा सामान पैक किया, जो कुछ भी मेरे पास था उसे एक छोटे सूटकेस में डाला और बगैर एक लम्हा जाया किए बस में बैठकर पुणे के लिए रवाना हो गया। एक अजीब सी बेचैनी ने मुझे घेर लिया था। बार बार उन साथियों के ताने मेरे जहन में आ रहे थे जो कहते थे, न जाने ये अपने पैसे कहाँ करता है, अपना घर तो बना ही ना सका। मगर इस बार उन तानों में कोई कड़वाहट नहीं थी, बल्कि एक अज़्म था कि अब कुछ कर दिखाना है। अतीत का कैंसर और कर्जों का बोझ। दरअसल मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मेरे वालिद के कर्जों में डूबा हुआ था। हम एक बेबस और लाचार खानदान थे। मेरे वालिद बाबूजी को एक लाइलाज बीमारी कैंसर हो गया था। शुरू में हमारे हालात बहुत अच्छे थे। हम एक मध्य वर्ग का खुशहाल खानदान थे। हमारे पास एक छोटा सा आबाई घर भी था जहां हम खुशी खुशी रहते थे। लेकिन वालिद को कैंसर हुआ तो हमारी सारी जमा पूंजी उनके इलाज पर लगने लगी। हमने अपने सारे जेवरात बेच डाले, बैंक से कर्ज लिया और दोस्तों रिश्तेदारों से भी उधार लिया। जहां से भी बन पड़ी हमने कर्ज ले लेकर वालिद का इलाज करवाया कि वालिद बच जाएंगे। हमारी उम्मीदें आसमान से बातें कर रही थीं, मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वालिद की जिंदगी इतनी ही लिखी थी। हमने न सिर्फ वालिद को खो दिया था, बल्कि कर्जे के एक ऐसे गहरे समंदर में डूब चुके थे जहां से निकलना नामुमकिन लगता था। मेरी माँ तो पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। अब वालिद ही थे जो मेरा वाहिद सहारा थे। शायद वालिद की वफात पर ही मैं चीख चीख कर रोया था। मेरी रूह तड़प रही थी और दिल खून के आंसू रो रहा था। वालिद तो मुझे छोड़कर चले गए, मगर उनके जाने के बाद मुझ पर भारी जिम्मेदारियां आ गईं। वह कर्जे जो बज़ाहिर छोटे लगते थे अब एक पहाड़ बन चुके थे। आखिर कब तक इंतजार करता। 2-3 महीने बाद ही कर्ज मांगने वाले मेरे सर पर खड़े हो चुके थे। हर एक अपनी रकम का तकाजा कर रहा था। मैं सोचता रह गया कि आखिर क्या करूं, कहां से इतने पैसे लाऊं। हालात इस कदर बिगड़ चुके थे कि कर्ज उतारने के लिए मुझे अपना आबाई घर तक फरोख्त करना पड़ा। वह घर जहां मेरी बचपन की यादें, मेरी माँ की ममता और वालिद का साया था। मुझे बेघर होकर किराए के घर में रहना पड़ा। दर दर की ठोकरें खाने लगा। मेरी जिंदगी का वाहिद मकसद अब यही था कि कोई ऐसा घर मिले जिसका किराया भी कम हो, ताकि मैं अपनी ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह कर्जे में उतार सकूं। पिछले कई सालों में मैं बस अपनी तनख्वाह से कर्जे ही उतार रहा था। जिंदगी एक न खत्म होने वाली जद्दोजहद बन चुकी थी। पुणे का नया आशियाना, दुर्गा देवी का घर। मैं दूसरे शहर पुणे आ चुका था, एक नई जिंदगी की तलाश में, पुराने दुखों को पीछे छोड़कर। यहाँ पर आने के बाद मैंने एक नजर आसपास दौड़ाई। मैं तो किसी को भी नहीं जानता था, सब अजनबी चेहरे थे। ऐसे में किराए पर न जाने कैसा घर मिलता कैसा नहीं, मगर मैंने फैसला कर लिया था कि किसी ऐसी जगह पर घर लूंगा जहां पर कोई शोर शराबा ना हो, मेलजोल ना हो, बस एक पुरसुकून गोशा जहां मैं अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकूं। आखिर मुझे इस शहर में एक ऐसा घर मिल ही गया जो कि एक बूढ़ी खातून का था। उनका नाम दुर्गा देवी था। एक निहायत ही ज़ईफ उल उम्र खातून, जिनके चेहरे पर उम्र की झुर्रियों के साथ साथ एक सुकून और ममता की झलक थी। उन्होंने अपने घर का निचला पोर्शन किराए के लिए खाली रखा था और ऊपर वाले पोर्शन में खुद रहती थीं। मैंने तो शुक्र अदा किया जैसे किस्मत ने मुझे एक नई उम्मीद दी हो। जब मैं इस बूढ़ी अम्मा से मिला तो वह मुझे काफी ज़ईफ दिखाई दी। उनकी कमर झुकी हुई थी और बालों में चांदी चमक रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह जिंदगी के बहुत से दुख सह चुकी हों। बहरहाल वह मुझे पूरे घर की तफसीलात बताने लगीं। बेटा, ये पूरा हिस्सा है, 3 कमरे हैं, एक बड़ा हॉल है, किचन है, राहदारियां हैं और यहाँ हमेशा ठंडी हवाएं आती हैं। वह एक एक चीज मुझे दिखा रही थी और उनकी आवाज में एक नरमी और मिठास थी। मैंने अगले ही पल उनकी बात काट कर कहा, अम्मा जी, मुझे पूरा घर नहीं चाहिए, आप मुझे सिर्फ एक कमरा ही दे दो और एक कमरे का ही किराया मैं आपको दूंगा, क्योंकि मैं दिन भर दफ्तर में होता हूँ, सुबह सुबह यहाँ से चला जाता हूँ और रात को सिर्फ सोने के लिए यहाँ पर आता हूँ। मुझे इस घर की और इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। खाना भी मैं बाहर ही खा लिया करूंगा, किचन में भी मेरी कोई जरूरत नहीं है। मैंने यह बात कही तो वह बूढ़ी औरत मेरा चेहरा गौर से देखने लगी। उनकी आंखों में एक लम्हे के लिए हैरत और फिर कुछ देर के लिए एक उदासी छा गई। फिर कहने लगी, मैं भी इस घर में अकेली ही रहती हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना दिया करूंगी। उनकी आवाज में एक ऐसा अपनापन था जो मुझे सालों से नसीब नहीं हुआ था। मैंने सीधा सीधा कह दिया कि इस कमरे का मैं महीने का 4,000 रुपए किराया दूंगा, यह मेरी इस्तिताअत है। वह बूढ़ी औरत कुछ देर सोचने लगी। उनके चेहरे पर हिसाब किताब की लकीरें उभरे। फिर कहने लगी, अच्छा ठीक है बेटा, जितनी तुम्हारी जेब इजाजत दे तुम उतना ही दे देना।
मैं हैरान हुआ, क्योंकि इस महंगाई के दौर में इतना कम किराया कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन फिर सोचा कि बूढ़ी औरत भी शायद भोली भाली सी ही होंगी। मैंने अपना सामान इस घर में मुंतकिल कर दिया। जैसे ही अपना सामान वगैरह लगाकर वहां पर बैठा, तो तभी मुझे सीढ़ियों पर हल्के कदमों की आवाज आई। वह बूढ़ी औरत सीढ़ियां उतरकर नीचे आ चुकी थी। उनके हाथ में चाय का कप और कुछ बिस्किट थे। वह 2 कप चाय लेकर आई थीं, लाकर सामने मेज पर रख दी और कहने लगीं कि किसी मदद की जरूरत हुई तो बताना, मैं यहीं ऊपर ही हूंगी। चाय देकर मेरा मिजाज अच्छा हो चुका था। वैसे भी मैं चाय का शौकीन था और दिन भर की थकावट के बाद चाय की एक गर्म प्याली किसी नेमत से कम नहीं थी। लेकिन हैरत तो तब हुई जब वह बूढ़ी औरत मेरे सामने ही बैठकर चाय पीने लगी। मुझे भी कहने लगी, बेटा चाय पियो, मेरे हाथ की चाय जो भी पीता है उसे पसंद आती है। बहरहाल शायद वह मेजबानी करना चाहती थीं और उनकी यह चाहत मुझे अच्छी लगी। मैंने वह चाय का कप पी ही लिया, 2-3 बिस्किट भी खाए। सोच ही रहा था कि अब बाहर जाकर किसी होटल से जाकर रोटी और सब्जी ले आता हूँ, लेकिन तभी गरम गरम खाना वह बूढ़ी औरत मेरे लिए ले आई। लजीज दाल, चावल और गर्म रोटी की खुशबू से सारा कमरा महक उठा था। ये सब कुछ उन्हें करता देखकर मैं हैरत में मुब्तला हो गया। कहने लगा, अम्मा, आप यह सब कुछ क्यों कर रही हैं? मुझे इन सब की जरूरत नहीं। आप अपना खाना खुद बनाई और खाई, मैं होटल से मंगवा लिया करूंगा। कहने लगी, अरे बेटा, घर में लोग ही कितने हैं, एक मैं हूं, एक तुम हो। अगर मैं तुम्हारे लिए भी खाना बना लिया करूंगी तो कौन सी कमी आ जाएगी? इस औरत का अपनापन देखकर मुझे अच्छा लगा था। एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। पता नहीं उसके बाल बच्चे थे भी या नहीं, मगर वह मुझे अपने बेटे की तरह देख रही थी। खैर, कुछ देर बाद वह सोने के लिए चली गईं। उनके चेहरे पर एक इत्मीनान था। लेकिन अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक होने लगी। अपनापन और चिड़चिड़ापन, एक नई कश्मकश। दस्तक सुनकर मैं बेहद बेमजा हुआ था। मैं तो मजीद सोना चाहता था। रात भर की थकावट और एक नए माहौल की वजह से नींद गहरी थी। आखिर कौन सी कयामत टूट पड़ी थी। जब मैंने दरवाजा खोला तो वह बूढ़ी अम्मा बाहर ही खड़ी थीं। उनके हाथ में चाय का कप और प्लेट में पराठे थे। मेरे माथे पर बल पड़ चुके थे। मैंने गुस्से से कहा, क्या है अम्मा, इतनी सुबह सुबह मेरे दरवाजे पर दस्तक क्यों दे रही हैं? वह हंसते हुए कहने लगी, बेटा तुमने ऑफिस नहीं जाना? घड़ी पर वक्त देखो। साथ ही वह मेरे लिए अंडा पराठा और चाय बनाकर भी लाई थीं। कहने लगी, ये लो जल्दी से खा लो, देर हो रही है। मैंने घड़ी पर वक्त देखा तो सिर्फ 15 मिनट बचे थे। मैं न जाने कैसे इतनी देर सोया रहा। मुझे इस बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा करना चाहिए था, उनकी ममता को सराहना चाहिए था, लेकिन हड़बड़ी और गुस्से में मैंने न उनका शुक्रिया अदा किया, उल्टा उनका लाया हुआ नाश्ता करके फटाफट वहां से भाग निकला। कहीं न कहीं मुझे इस औरत में अपनी माँ दिखाई देने लगी थी। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों की फिक्र में रहती है। वक्त गुजरने के साथ साथ यह बूढ़ी अम्मा मेरी जिंदगी का एक मुस्तकिल हिस्सा बन गई। जैसे ही मैं 6 बजे काम से वापस आता तो एक मर्तबा फिर वह मेरे ही पोर्शन में मौजूद होती। मुझे देखते ही मेरे कमरे में आ जाती और फिर मुझसे ढेरों बातें करने लगती। वह मुझे अपने बारे में बताती, अपनी जिंदगी के किस्से सुनाती, जबकि मैं उनकी बातें सुनने में जरा भी दिलचस्पी नहीं रखता था। कभी बताती कि मेरे जोड़ों में दर्द होता है, कभी कहती मेरे बाल जवानी में ही सफ़ेद होना शुरू हो गए थे, फिर कहती कि यह मोटे मोटे चश्मे इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि मुझे दूर से कुछ ठीक नजर नहीं आता। मैं उनकी बातें सुनकर अजीब बेमजा सा हो रहा था। जी चाह रहा था अपना सर दीवार में मार दूं। ये औरत जो अजीब ही चिपकू किस्म की थी, न जाने इसका मसला क्या था। मेरी बेजारी और उकताहट साफ जाहिर हो रही थी। मुझे उनके लतीफ़ों पर भी हंसी नहीं आ रही थी, तो फिर क्यों मेरे साथ इतनी फरी होने की कोशिश कर रही थी? आखिरकार मैंने खुद ही तंग आकर कहा कि अम्मा जी, मुझे सोने जाना है, मुझे सोना है, आपको भी अब जाकर सोना चाहिए। मेरे इस तरह कहने पर वह कहने लगी, हाँ बेटा, दरअसल मुझे नींद नहीं आती ना, सारी सारी रात जागते हुए गुजर जाती है, इसीलिए मैं तुमसे बातें करने लगी। इतना कहकर वह वहां से जा चुकी थी, जबकि मैं उन्हें जाता हुआ देख रहा था और दिल ही दिल में यह सोच रहा था कि मुझे कहीं और ही किराए के लिए जगह देखनी पड़ेगी। यह बुढ़िया तो मेरा दिमाग ही खराब कर देगी। न जाने कहाँ कहाँ से बातें निकाल कर करती रहती है। जब मैं इसकी बातें सुनना ही नहीं चाहता तो फिर क्यों मेरा दिमाग खराब करने लगी हुई है? मैं बेहद ज्यादा चिड़चिड़ा हो चुका था। यही सोचा कि बस अब ज्यादा वक्त घर से बाहर ही गुजारूंगा। जब मुझे सोना हुआ तभी घर आऊंगा। उस रोज मैंने ऐसा ही किया। मैं सारा दिन ऑफिस में काम करने के बाद फिर दफ्तर के पास ही मौजूद एक छोटे से पार्क में चला गया। वहां हरियाली थी और एक सुकून था। थोड़ी देर वहां पर चहलकदमी की, फिर सामने ही फास्ट फूड के स्टॉल पर चला गया और वहीं से कुछ बर्गर और फ्राइज लेकर खा लिया।
जब थकावट महसूस होने लगी तो घर चला आया। जैसे ही मैंने घर में कदम रखा तो सामने का मंजर देखकर मैं ठिठक गया। वह बुढ़िया अपने पोर्शन से उतरने वाली सीढ़ियों के पास कुर्सी रखकर दीवार से टेक लगाए बैठी थीं। आंखें मूंदी थीं, शायद सो रही थीं। उनका चेहरा पुरसुकून था, मगर चेहरे पर तशवीश की गहरी लकीरें भी थीं। दरवाजा खुलने की आवाज पर उनकी आंखें खुल चुकी थीं। अगले ही पल वह बोली, तुम आ गए बेटा, इतनी देर कहाँ लगा दी? पास ही खाने की ट्रे रखी हुई थी जिस पर गर्म गर्म रोटियां और सब्जी थी। कहने लगी, 3 मर्तबा मैं खाना गर्म करके रख चुकी हूं कि तुम आओगे तो तुमने खाना खाना होगा। इतनी देर कहाँ लगा दी? मैंने 2 टूक अंदाज में इस औरत से कह दिया, अम्मा, मेरे बारे में फिक्र मत किया करो। मेरा आपसे कोई जाति ताल्लुक नहीं है ना। ही मैंने आपको कहा है कि आप मेरे लिए खाना तैयार करके रखा करें। मुझे बिलावजा आपके एहसानात नहीं चाहिए। बेहतर है कि मेरी फिक्र करना छोड़ दें, और वैसे भी यह खाना ऊपर ही ले जाए। मैं बाहर से खाना खाकर आया हूं और आइंदा मेरे लिए वगैरह मत बनाइएगा। वह औरत खामोश हो चुकी थी। उसके चेहरे पर दुख के साए लहराए। फिर भी कहने लगी, अच्छा ठीक है। वह फिर अपने घुटनों पर हाथ रखते हुए ट्रे उठाए धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा चुकी थीं। उनके कदमों में एक मायूसी और थकावट साफ दिखाई दे रही थी। एहसास ए नदामत और एक दर्दनाक हकीकत, तकदीर का मोड़। मैं अब अक्सर देर से घर आने लगा था। मेरा मकसद सिर्फ यही था कि इस बूढ़ी अम्मा से बचा जा सके। मगर जब भी घर आता वह बूढ़ी औरत मेरे पास आ जाती और मुझसे बातें करने लगती। उनकी बातों में अब पहले जैसी चहक नहीं थी, मगर वह फिर भी आती रहती। मेरे लिए फिर भी खाना ले आती, कभी ताज़ा फल ले आती, कभी नाश्ता वही बनाकर दिया करती थीं, और कहीं न कहीं मैं भी उनके हाथ के नाश्ते का आदी हो चुका था। वक़्त यूं ही आगे गुजरने लगा। मैंने 1-2 जगह किराए पर घर के लिए बात भी कर ली थी कि कहीं मुनासिब किराए का घर मिले तो मैं वह ले लूं, और इस बुढ़िया से तो मेरी जान छूटे जो बिलावजह मेरी माँ बनने के चक्करों में है। उसके अपने हालात जो उसके साथ रहती नहीं। शायद वह उसे छोड़कर ही इसीलिए गई होगी क्योंकि यह इस कदर इंसान को पागल कर देती है। मेरे जहन में यही ख्याल आता था। उस रोज जब मैं घर आया तो मैं बहुत भूखा था। बाहर से खाना खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं बचे थे, क्योंकि आज मैंने अपनी सारी तनख्वाह से अपना कर्ज चुका दिया था। यह एक बड़ी रकम थी, और उसके बाद मेरा पर्स तकरीबन खाली हो चुका था। घर आया तो मामूल के मुताबिक सामने सीढ़ियों के पास कोई भी नहीं बैठा था। कुर्सी खाली थी। मुझे अजीब सा लगा। मैं कमरे में चला गया, दरवाजा भी जोर से बंद किया कि अगर वह बुढ़िया अम्मा जाग रही हों तो आवाज सुनकर आ जाई, मगर वह नहीं आई। मजबूरन मुझे रात भूखा ही सोना पड़ा। पेट में चूहे दौड़ रहे थे, मगर कोई चारा न था। ये पहली मर्तबा हुआ था कि इस घर में रहते हुए मुझे खाना नहीं मिला। मुझे इस घर में रहते हुए 3 महीने हो चुके थे। अगली सुबह मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ तो भूख से मेरी बुरी हालत थी, मगर आज नाश्ता भी नहीं आया था। मुझे लगा कि शायद मेरी डांट और बेचारी वह औरत महसूस कर चुकी थी, और यही वजह थी कि वह अब मुझसे पीछे हट चुकी थी। मुझे बेचैनी सी होने लगी थी। एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। आज दफ्तर में भी मेरा काम में दिल नहीं लग रहा था। जन बार बार इस बूढ़ी अम्मा की तरफ जा रहा था। जब मैं काम से वापस घर आया, वह बूढ़ी अम्मा मुझे नजर न आई, न नीचे न ऊपर। मेरा दिल बेचैन हो चुका था। बार बार दिल कह रहा था, मुझे बूढ़ी अम्मा से जाकर मुलाकात करनी चाहिए। अगर वह मुझसे नाराज हैं तो मुझे उन्हें मनाना चाहिए। मुझे अपने रवैये पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। यह मैंने क्या कर दिया? मैं झिझक महसूस कर रहा था, क्योंकि आज से पहले मैं कभी भी उनके पोर्शन में नहीं गया था। इसके बावजूद जब मैंने उनको नीचे आते न देखा तो खुद उनके पोर्शन में चला गया। पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, एक पुरस्रार वीरानगी। मैंने देखा तो पूरा घर बिखरा पड़ा था। सारा सामान वहीं का वहीं पड़ा था, जैसे किसी ने उजलत में छोड़ दिया हो। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैं उनके कमरे में गया तो वह बूढ़ी औरत फर्श पर गिरी हुई थी। उनको गिरा हुआ देखकर मैं बौखला गया। उनके करीब गया, उन्हें सीधा किया, उनके चेहरे पर हाथ रखकर देखने लगा कि कहीं सांसें चल रही हैं या बुढ़िया कूच कर गईं। मैंने जल्दी से पानी के छींटे मारे, मगर वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। उनका वजूद बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। न जाने उनको क्या हुआ था। मैंने फौरन बगैर किसी हिचकिचाहट के उन्हें एम्बुलेंस में हॉस्पिटल पहुंचा दिया। डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया और बताया कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत कम, लो ब्लड प्रेशर हो चुका था, जिसकी वजह से उनकी यह हालत हुई है, और अभी अपनी कुव्वते गोयाई खो चुकी हैं। बूढ़ी अम्मा के हाथ पैर मुड़ चुके थे। वह अब कुछ भी बोल नहीं सकती थीं। जबकि मैं उन्हें बेबसी से देख रहा था, उनकी आंखों में आंसू थे जो मुसलसल बह रहे थे।
वह शायद मुझसे कुछ कहना चाहती थी, मगर जुबान साथ नहीं दे रही थी। मैं क्या करता? मैं तो बेबस हो चुका था। डॉक्टर ने कहा था कि अगर उनका इलाज होता रहा तो यह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैंने अपनी तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा उन पर लगाना शुरू कर दिया। इस खातून की पेंशन भी थी जिससे वह गुजारा करती थीं, मगर वह नाकाफी थी। मैंने उन पैसों से भी और अपनी रकम से भी खातून का भरपूर इलाज करवाया। बिल्कुल ऐसा ख्याल रखने लगा जैसे अपनी माँ का रखा करता था। दिन रात उनकी देखभाल में लगा रहता। मैं उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दिलाकर नीचे के पोर्शन में ही ले आया था ताकि आसानी से उनकी देखभाल कर सकूं। धीरे धीरे बूढ़ी अम्मा की तबीयत कुछ बहाल होने लगी। उनकी जुबान में कुछ लर्जिश आई और वह कुछ बोलने लगी। उन्हें बोलता देखकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने उनसे पूछा, अम्मा, आपके बच्चे कहाँ रहते हैं? मुझे थोड़ा बहुत उनके बारे में बताइए ताकि मैं उनको आपकी खराब तबीयत के बारे में इत्तेला करूं। इस पर इस औरत की आंखों में मोटे मोटे आंसू बहने लगे थे। अटकते हुए अल्फाज में उन्होंने मुझे एक पुरानी सी डायरी की निशानदेही की। मैं उनके कमरे में जाकर साइड टेबल से वह डायरी निकाल चुका था। डायरी का राज, बेवफा औलाद की कहानी। उस डायरी में जो कुछ लिखा था और जो कुछ मैंने पढ़ा, मेरा वजूद लर्ज चुका था। ये सिर्फ एक डायरी नहीं थी, बल्कि एक माँ के दिल का दुख और उसकी तन्हाई की दास्तान थी। उस डायरी में औरत ने लिखा हुआ था कि मेरे 3 बेटे थे, राजू, गोपाल और श्याम। तीनों ही मुझे जान से प्यारे थे। मैं उन पर जान छिड़कती थी, उन्हें अपनी आंखों का तारा समझती थी। मेरे शौहर बाबूराम जी ने उनकी किसी बात को कभी रद्द नहीं किया था। उन्हें हमेशा पलकों पर बिठाकर रखा। हमारा घर हंसता बसता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, मेरे बेटे दूसरे शहरों में आला तालीम के लिए जाने लगे तो वहीं के होकर रह गए, और वहीं पर उन्होंने अपनी मनपसंद लड़कियों से रिश्ते भी चला लिए। और वह लड़कियां मेरे लिए बहुएं नहीं, बल्कि आजमाइश बनकर आईं। जब वह यहाँ आए तो बच्चों की नौकरियां लग गईं। अच्छा खासा कमाते थे। लेकिन बच्चों ने ये जिद की कि हम जिन लड़कियों को पसंद करते हैं उन्हीं से शादियां करेंगे। हम भी माँ बाप थे, मजबूर हो गए और बेबस थे। जवान औलाद थी, अगर सख्ती करते तो बागी हो जाते। इसीलिए बेटों की खातिर हम उनकी पसंद की शादियां करवाने पर तैयार हो गए। तीनों बेटों की शादियां हो चुकी थीं। हमारा घर कोई छोटा तो नहीं था। तीनों बेटे कुछ वक्त के लिए गुजारा कर सकते थे, मगर नई बहुओं को सुकून न था। यहाँ पर रहते हुए कुछ वक्त ही गुजरा था कि बहुओं में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। पहले वह खुद लड़तीं और फिर अपने शौहरों को भड़काती थीं, उन्हें उकसाती थीं कि अलग हो जाए। मेरे तीनों बेटे भी आपस में लड़ने लगे थे। उनके दिलों में प्यार की जगह नफरत भर गई थी। जब तक मेरे शौहर जिंदा थे, वह उनके मामलात सुलझाते रहे। उन्हें समझाते रहे कि बेटे, पैसे जोड़ो, हम बड़ा घर ले लेंगे और मिलकर वहां पर रहेंगे। लेकिन उन्होंने अपने शौहरों के कान भरना शुरू कर दिए थे कि हम मुश्तरका खानदान में नहीं रहना चाहते, बल्कि हम अपना अपना घर चाहते हैं। शौहर भी बीवियों की ही मान चुके थे, और एक वक्त वह भी आया कि तीनों बेटे अपनी अपनी बीवियों के साथ अलग शहरों में जाकर रहने लगे, और मैं बुढ़िया इस घर में अकेली रह चुकी थी। सुना है कि उनके पोते पोतियाँ हैं। बेटे अच्छा खासा कमाते हैं, मगर मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं है, न ही कोई मुझसे मिलने के लिए आता है। सब ने मुझे भुला दिया है। जब मैंने तुम्हें अपने घर में देखा तो तुम्हारी आंखों में मुझे अपने बेटे का अक्स नजर आने लगा। एक ऐसा बेटा जो शायद मेरे पास होता तो मेरी खिदमत करता। इसीलिए मैं तुम्हारा यूं ख्याल रखा जैसे कभी मैं अपने बच्चों का रखा करती थी। इस औरत की डायरी में ये सारी बातें लिखी थीं, और साथ ही एक राब्ता नंबर की भी डायरी थी जिसमें उसके बच्चों के नंबर लिखे थे। मैंने उसके बेटों को कॉल करके उनकी माँ की खराब तबीयत के बारे में बताया। उन्हें अपनी माँ की बीमारी और तन्हाई का एहसास दिलाने की कोशिश की, लेकिन उन सब ने बेरुखी से यह कह दिया, हम मसरूफ हैं, जब वक्त मिलेगा तो आकर मिल जाएंगे। मुझे लगा था कि अपनी माँ की खराब तबीयत का सुनकर वह लोग भागे भागे आएंगे, मगर उनकी बेहिसी ने मुझे चौंका दिया। मैंने बूढ़ी औरत को अपने मोबाइल स्पीकर पर डालकर आवाज सुनाई ताकि वह खुद अपने बेटों की बेहिसी सुन सकें। लेकिन जब उसने अपने बेटों के मुंह से ये अल्फाज सुने तो वह रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। कुछ देर बाद वह खामोश होकर सो गई। मुझे लगा बूढ़ी सो चुकी हैं, मगर यह उनकी आखिरी नींद थी। अगली सुबह वह उठ ही न सकीं। उनकी रूह परवाज कर चुकी थी। बहुत जगह डॉक्टर को बुलाया, मगर वह बेदम हो चुकी थी। मेरा अपना घर और नई जिंदगी, किस्मत का इनाम। मैं अपने वालिद की मौत पर बेतहाशा रोया था। मेरी रूह लर्ज गई थी। मैंने सोचा था कि शायद ही कभी ऐसा रो सकूं, मगर आज जब वही अम्मा वफात पा चुकी थीं, तो मैं यूं रोया था जैसे मेरी सगी माँ हूं।
मेरी आंखों से आंसुओं का एक न थमने वाला धारा बह रहा था। मुझे उनका अपनापन, उनकी मोहब्बत, उनकी तन्हाई सब याद आ रही थी। मैंने अपने हाथों से उनकी तदफीन की थी। हिंदू रस्म और रिवाज के मुताबिक उनकी आखिरी रसूमात अदा की। आखिरी मर्तबा मैंने उनके बेटों को फिर इत्तेला की, इस उम्मीद पर कि शायद अब वह आएंगे और अपनी माँ को आखिरी विदा देंगे। लेकिन वह उस वक़्त यहाँ पर पहुंचे जब मैं उनकी माँ को कब्र में उतार चुका था। उन्होंने बस रस्मी से हाथों में मिट्टी उठाकर अपनी माँ की कब्र पर डाल दी थी और फिर वहीं से चले गए। उनकी आंखों में न कोई गम था और न कोई पछतावा। कुछ रोज बाद वह एक मर्तबा फिर यहाँ आए। इस बार उनका मकसद घर को बेचना था। कहने लगे, ये घर खाली कर दो, हम इस घर को बेचना चाहते हैं। मुझे उनकी बेहिसी पर गुस्सा आया, मगर मैंने खुद को जब्त किया। तभी कागजात में से एक अहम कागज सामने आया और वकील ने भी यह वसीयत सुना दी कि यह घर वह खातून मरने से पहले मेरे नाम करके जा चुकी थी। मैं तो जितना हैरान होता उतना कम था। मेरी आंखों में खुशी और हैरत का इम्तिजाज था। आज तक मैं कभी अपना घर ले नहीं पाया था। अभी तक कर्जे ही उतार रहा था और यह खातून सिर्फ चंद रोज की नेकी के बदले अपना इतना बड़ा घर मेरे नाम करके जा चुकी थी। मेरी आंखों से खुशी के आंसू छलक उठे। शायद मेरी कोई ना कोई नेकी काम आ गई थी, वरना इतना बड़ा घर इतनी आसानी से मिलना मुश्किल था। ये दुर्गा देवी की मेहरबानी, उनकी ममता का सिला था। कुछ अरसे बाद मैंने अपने तमाम दफ्तर के दोस्तों को अपने नए घर पर बुलाया। जब सभी लोग मेरा घर देखकर हैरान रह गए, क्योंकि अब इसको मैंने काफी ज्यादा मरम्मत और नए अंदाज में ढाल दिया था। अंदर से हर चीज नई लग रही थी। दीवारों पर कीमती किस्म के पर्दे आवेजाम थे। कमरों में खूबसूरत फर्नीचर और ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान था। धीरे धीरे मेरे पास अब खासे पैसे जमा हो चुके थे। आस पड़ोस की औरतें मुझ पर नजरें जमाए बैठी थीं। अब मेरा घर एक खुशहाल घराना बन चुका था। फिर एक दिन एक निहायत ही शरीफ और खूबसूरत औरत मेरे लिए रिश्ता लेकर आई। उसने एक लड़की की तस्वीर दिखाई। मैंने तस्वीर देखी तो पहली ही नजर में वह मेरे दिल में उतर गई। उसका नाम मालिहा था, एक खूबसूरत और नेक दिल लड़की जो किसी देवी से कम नहीं लग रही थी। अब मैं बेसब्री से दिन गिनने लगा कि कब वह दिन आएगा जब मालिहा मेरी जिंदगी में आएगी। और फिर काफी इंतजार के बाद वह दिन भी आ गया जब मालिहा दुल्हन बनकर मेरे घर आई। हमने हिंदू रस्म और रिवाज के मुताबिक एक शानदार शादी की तकरीब मुनक्किद की। चंद ही रोज में मेरा घर एक जन्नत बन चुका था। एक ऐसा घर जिसमें मुझे सुकून और मोहब्बत मिली, जिसकी मुझे सालों से तलाश थी। मालिहा की आमद और एक नया ख्वाब। मालिहा के आने से मेरी जिंदगी में जैसे बाहर आ गई थी। उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा, उसकी नर्म गो जुबान और उसके हाथों की बनी लजीज पकवान, सब कुछ मेरे लिए नया और दिलकश था। उसने न सिर्फ मेरा घर संवारा, बल्कि मेरी रूह को भी एक नई ताजगी दी। हम दोनों ने मिलकर इस घर को अपने ख्वाबों का आशियाना बनाने का अज़्म किया। घर की हर दीवार पर हमारी हंसी की गूंज सुनाई देती और हर कोने में प्यार की खुशबू फैलती। मालिहा ने घर में एक छोटा सा पूजा का कमरा भी बनाया, जहां हम दोनों सुबह शाम देवी देवताओं की पूजा करते। मंदिर से लाए गए फूलों की खुशबू से सारा घर महक उठता। इसी दौरान मेरी कंपनी में एक और बड़ा मौका आया। बॉस मिस्टर गुप्ता ने मुझे बुलाया और कहा कि कंपनी एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसके लिए एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो कायदाना सलाहियतें रखता हो और बैनुल अक़वामी सतह पर कंपनी की नुमाइंदगी कर सके। उन्होंने मेरा नाम तजवीज़ किया और मुझे लंदन में एक नए दफ्तर के क़याम की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ी कामयाबी थी। मैंने मालिहा से बात की, वह थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन मेरी खुशी के लिए उसने फौरन हामी भर दी। हम जहां भी होंगे, हमारा घर वहीं होगा, उसने मुस्कुराकर कहा। लंदन का सफर और एक पुराना चेहरा। लंदन पहुंचकर हमारी जिंदगी एक नए ढंग से शुरू हुई। मैं दिन रात मेहनत करता रहा और मालिहा ने भी नए माहौल को अपना लिया। उसने लंदन के हॉस्पिटलों में एक रजाकार के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। एक दिन वह बहुत परेशान वापस आई। आर्य जी, मैं आज हॉस्पिटल में एक ऐसे मरीज से मिली जिसे देखकर मेरा दिल बहुत दुखा। वह बेसहारा हैं और ऐसा लगता है कि कोई उनका ख्याल रखने वाला नहीं, उसने बताया। मैंने उसकी बात सुनी और कहा कि जितना हो सके हम मदद करेंगे। अगले ही हफ्ते मुझे किसी काम से हॉस्पिटल जाना पड़ा, जहां मालिहा रजाकारी कर रही थी। मैं उसे लेने गया तो उसने एक मरीज की तरफ इशारा किया और कहा, यह वही हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रही थी। मैंने उस मरीज को देखा, एक बूढ़ा आदमी जो बिस्तर पर बेहोशी की हालत में पड़ा था। उसका चेहरा किसी हद तक जाना पहचाना लग रहा था, मगर मैं समझ नहीं पाया कि कौन है। मालिहा ने नर्स से उसके बारे में पूछा तो मालूम हुआ कि यह शख्स हिंदुस्तान से आया था और यहाँ बीमारी की हालत में बेयारो मददगार पड़ा है। नर्स ने उसका नाम बताया, मिस्टर अक्षय।
मैं चौंक गया। ये वही अक्षय था जिसने एक दिन मुझे अपने नए घर की खुशी में मिठाई खिलाई थी और जिसके साथियों ने मुझे ताने दिए थे। किस्मत का कैसा चक्कर था, वह आज लंदन में एक गैर मुल्क में बेसहारा पड़ा था। मैंने मालिहा को सारी बात बताई कि कैसे अक्षय कभी मेरे साथ काम करता था और कैसे उसने मुझे ताने दिए थे। मालिहा का दिल नर्म पड़ गया। देखिए आर्य जी, चाहे जो भी हो, अब यह एक बेसहारा इंसान है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। यह हमारी इंसानियत का तकाजा है। उसकी बात ने मुझे भी सोचने पर मजबूर किया। मैंने दिल ही दिल में अपनी पुरानी तलखी को भुला दिया और फैसला किया कि हम इसकी मदद करेंगे। नेकी का फल और नए रिश्ते। हमने अक्षय के इलाज का सारा खर्च उठाया, उसकी देखभाल की, उसे खाने पीने का सामान मुहैया किया। मालिहा तो दिन रात उसके सराहने बैठी रहती, उसकी खदमत करती। धीरे धीरे अक्षय की तबीयत बेहतर होने लगी। जब उसे होश आया और उसने मुझे और मालिहा को देखा तो उसकी आंखों में हैरत और शर्मिंदगी साफ नजर आ रही थी। उसने मुझे पहचान लिया। आर्य, तुम यहाँ? और मेरी इतनी मदद? उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि अब सब ठीक है। अक्षय ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसने अपने खानदान को खुश करने के लिए बड़ा घर तो खरीद लिया, मगर वह कर्जों में डूब गया। कारोबार में नुकसान हुआ और मजबूरी में उसे लंदन आना पड़ा। यहाँ भी हालात खराब हुए। वह बीमार पड़ गया और उसके बीवी बच्चों ने उसे छोड़ दिया। उसके पास न पैसे थे और न कोई सहारा। उसकी आवाज में बेबसी और पछतावा था। मैंने तुम्हें कभी समझा नहीं आर्य। तुमने हमेशा मेहनत की और मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, उसने रोते हुए कहा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि जो हो गया उसे भूल जाओ। जिंदगी नए मौके देती है। हमने अक्षय को अपने घर ले आए, उसका ख्याल रखा और उसे एक नया मौका दिया। मालिहा ने उसे हिंदी पढ़ना सिखाया और मैंने उसे अपने कारोबार में एक छोटी सी जिम्मेदारी दी। आहिस्ता आहिस्ता अक्षय ने अपनी जिंदगी को दोबारा संवारना शुरू कर दिया और हमारे खानदान का एक हिस्सा बन गया। ये सब दुर्गा देवी अम्मा की नेकी का सिला था, जिसने मुझे न सिर्फ घर दिया बल्कि एक ऐसे सफर पर भी गामजन किया जहां मैंने इंसानियत को करीब से देखा। मेरी जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया जब मालिहा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। हमने उसका नाम दिव्या रखा, यानी देवी का नूर। दिव्या हमारे घर में खुशियों का चिराग बनकर आई। मेरा घर अब मुकम्मल था, प्यार, खुशहाली और सुकून से भरा हुआ था। मैं अक्सर अपने बच्चों को दुर्गा देवी अम्मा की कहानी सुनाता हूँ ताकि उन्हें नेकी की अहमियत और किस्मत की मेहरबानी का एहसास हो। ये कहानी न सिर्फ मेरी किस्मत की तब्दीली की दास्तान है, बल्कि यह भी सिखाती है कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती। जब आप बेलौस होकर किसी की मदद करते हैं तो कुदरत आपको किसी न किसी रूप में उसका फल जरूर देती है। क्या आपको लगता है कि नेकी का फल हमेशा मिलता है? और क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी ही किसी अनदेखी मदद का तजुर्बा किया है जो आपको यादगार लगा हो?